हाय गाइस, दिस इज़ शोभा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं फिर से आपके सामने एक धमाकेदार वीडियो के साथ उपस्थित हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अपन आपका जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है जो अपने सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। रीट में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है, रीट हो, सीटेट हो, आरटेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, टीचिंग एग्जामिनेशन, जिनमें अपना सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो होता है साइकोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड्स। तो आज अपन उन्हीं के जो क्वेश्चंस टाइप है रिवीजन वो आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपको वीडियो मिलेगा और उसके साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी सामग्री पढ़ने को भी मिलेगी। सो आज अभी तक आपने मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। सो आज का अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने सामान्य अथवा मौलिक रूप की ओर अग्रसर होती हैं? कौन सा वर्ण संकर प्राणी है जो अपने सामान्य से मौलिक रूप की ओर अग्रसर होता है? प्रत्यागमन, मेंडल का नियम, समानता का नियम या भिन्नता का नियम? यानी वर्ण संकर जो है उन पर जो उन्होंने किस मनोवैज्ञानिक ने इस वर्ण संक्रमकता पर अपना जो नियम दिया था वो कौन थे? तो वो थे मेंडल। तो मेंडल इन्होंने मटर के पौधे पर अपना जो है सिद्धांत उसको अपने एक बार चेक किया था और उसके आधार पर इन्होंने बताया था कि कोई भी संकर प्राणी है वो या वस्तु है वो अपने सामान्य से मौलिक रूप में कभी ना कभी अग्रसर होती रहती है। 2, 4, 5 पीढ़ियों बाद वह अपने मूल रूप में वापस उजागर होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कुत्ते पर, कुत्ते और शेर पर, चूहे व मटर पर, उक्त सभी पर। तो इन्होंने एक तो किया था मटर के पौधे पर और दूसरा किया था इन्होंने चूहे पर। यानी ब्लैक और वाइट रंग के जो चूहे थे उन्होंने वर्ण संकरता करवाई। 3-4 पीढ़ियों तक वो ऐसे ही चलते रहे, किसी में अलग किसी में, लेकिन उनका मूल रूप अगली 5 पीढ़ियों बाद 5वीं पीढ़ी में उनका मूल जो रूप था वो सामने आया। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे और मटर पर प्रयोग किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बीज कोश की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक कौन है? बीज कोश की किसने दिया था? तो लेमार्क ने दिया था, मैकडूगल ने दिया था, बीजमैन ने दिया था, डार्विन दिया था। बीजमैन कोश की अधिकता पर तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बीज कोश की निरंतरता का नियम बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बीज से बच्चे अधिकतर क्या करते हैं? मेंडल, क्योंकि इन्होंने मटर के बीज पर अपना नियम प्रतिपादित किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीज से याद रखना बीजमैन, बीज से क्या याद रखना? बीजमैन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल तो मूल प्रवृत्तियों के जनक थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, संयुक्त कोश के निर्माण 2 कोषों से होता है। संयुक्त कोश का निर्माण 2 कोषों से होता है। कौन से 2 कोष हैं? पितृकोश, मातृकोश, उत्पादक कोश या उक्त में से कोई नहीं। तो कौन से 2 कोषों से होता है? तो इसमें उत्पादक हो गया, क्योंकि माता और पिता के 2 कोश हैं जो उत्पादक कोश होते हैं, उनसे दो कोशों का निर्माण यानी संयुक्त, जिसको जाइगोट कहते हैं, उसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि व्यक्ति के विकास पर असर दिखाने वाला भौतिक तत्व है, व्यक्ति के विकास पर असर दिखाने वाला भौतिक तत्व कौन सा होता है? उसके पलने का परिवेश, उसके रिश्तेदार, मीडिया, धार्मिक आचार विचार। भौतिक परिवेश अपने को पूछ रहा है, तो भौतिक परिवेश यहाँ क्या होगा कि उसके पलने का परिवेश, उसके पलने का परिवेश होगा। यानी जिस परिवेश में उसका लालन पालन हो रहा है वो परिवेश उसके विकास पर अपना असर दिखाता है। सो फ्रेंड्स, मैं इसके बीच में आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो। अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, लक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो आप रास्ते बदलो, लक्ष्य मत बदल देना। अगर आपको लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष भी एक है जो अपनी पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना। आपको बहुत, जब आप एकदम डाउन हो जाओगे तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा, क्योंकि मेरे को भी यही एक ऐसा मोटिवेशन अड्डा है जो मेरे को ऐसा मोटिवेशन देता है कि जब इसको पढ़ लेते हैं तो शरीर में बहुत सी ऊर्जा अपने संचारित होने लग जाती है।
और अपने को वो हौसला मिल जाता है पढ़ने का, क्योंकि हौसलों की जो उड़ान होती है उसको कभी कोई नहीं हरा सकता। तो स्टार्ट करते हैं 6वां क्वेश्चन अपना। याद रखना, लक्ष्य कभी मत बदल देना। जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा नहीं होता वे बच्चे होते हैं, तो वे बच्चे कौन से होते हैं? कमावेगी, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले, सामाजिक भागीदारी में सफल या दूसरों के प्रति असहिष्णु। कौन से बच्चे होते हैं? तो कमावेगी तो नहीं होते, अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले भी नहीं होते, क्योंकि अगर हमेशा बच्चों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, माता पिता का अगर संबंध अच्छा नहीं होगा और उनमें सामाजिक भागीदारी भी सफल नहीं होती, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसी की नाक का आकार उसके द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? भूगोल, पर्यावरण, आनुवंशिक या संस्कृति। तो इसमें सभी को पता है अपने बॉडी के जो विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव में जीन इनमें से स्थित होते हैं। जीन यानी जो आनुवंशिक जो अपने गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो होते हैं जीन। और वो कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली या गुणसूत्र और क्रोमोसोम में। तो कहाँ स्थित होते हैं? तो वो होते हैं गुणसूत्र और क्रोमोसोम में, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र और क्रोमोसोम में जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों को पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निश्चित अंडा, जीन या युग्मक। आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है? तो आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है? जीन, जो आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान करते हैं। आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य है कौन करते हैं? जीन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। कौन सा नहीं है? तो वंशानुक्रम का समानता भी है, विभिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है, लेकिन अभिप्रेरणा आनुवंशिकता का वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन सत्य है। यानी इनमें आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो कथन सही है वो कौन सा है? पर्यावरण की भूमिका के बारे में। सीखने के प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी आ रहा है, अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ऑप्शन डी आ रहा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो कौन सा इसमें आंसर होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जरूरी नहीं कि जो पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं वो आनुवंशिकता से प्रभावित हों, तो इनमें अलग अलग होता है। ऑप्शन डी उसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसकी माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। एक बच्ची है वो असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है खेल कूद में, जबकि उसके माता पिता क्या है? खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। किसका परिणाम होगी? आनुवंशिकता और पर्यावरण का, वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का। किसका परिणाम होगी? किसका परिणाम होगी? अगर उसे सप्ताह के अंत में उसके माँ बाप प्रशिक्षण देते हैं और उसे प्रशिक्षण लेने के लिए अन्य जगह पर भेजते हैं, तो वो किसका परिणाम होगी? तो वो होगी आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना। अगला है लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण और सामाजिक संरचना। लिंग क्या है? लिंग क्या है? लिंग क्या है? लिंग है जैविक सत्ता। लिंग क्या है? जैविक सत्ता। शारीरिक, सहज, सामाजिक ये नहीं होती, जैविक होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तथा फिर खालिस्तान है कि विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के
विकास विभिन्न मार्गों तथा निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। विकास किसके निश्चित मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है? खोज या पोषण के, चुनौती या सीमाओं के, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के, स्थिरता और परिवर्तन के। किसके कारण होता है? तो अपने को पता है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण की अनोन्य क्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसके आनुवंशिक संरचना में निर्धारित होती है। यह कथन है। तो इस कथन में राइट आंसर क्या होगा? इस कथन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और आनुवंशिक संरचना पर निर्धारित होती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि वातावरण में पर्यावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण में घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। दो तो बोल रहे हैं ठीक है, दो बोल रहे हैं ठीक नहीं है। तो ये क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और अपने को पता है कि वातावरण और आनुवंशिकता की अनोन्य क्रिया का ही जो रूपांतर रूप है वो विकास होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख का जो रंग है उसको कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज? कौन सा प्रभावित करता है? तो अपने को पता है जो है आँख का जो रंग है उसको प्रभावित करता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता प्रभावित करती है आँख का रंग, क्योंकि चाइनीज़ होते हैं उनकी आँखों का रंग अलग होता है, क्योंकि वो आनुवंशिक अलग होते हैं। भारतीय अलग होते हैं, जो यूरोपियन होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। तो सभी आँखों का रंग अलग अलग होगा, क्योंकि वो क्या है? आनुवंशिकता का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद और मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो कौन सा इसमें अपने को राइट है ये देखना है कि वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन गलत पूछ रहा है। तो लिंग निर्धारित करता है, सही है। शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। और जुड़वा बालों को जन्म में योगदान देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम में युयुत्सा। तो क्या होता है इसमें? क्या होगा? वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है, क्योंकि जन्मजात जो गुण होते हैं वो सिर्फ कहाँ से आते हैं? वो वंशानुक्रम द्वारा ही अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। युयुत्सा यहाँ पे आ रहा है, तो युयुत्सा क्या होता है? ये एक प्रकार की संवेग होता है जो एक विशेष प्रकार की मूल प्रवृत्ति यानी क्रोध के साथ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता द्वारा, क्योंकि पिता में Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता में X गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर Y गुणसूत्र X गुणसूत्र के साथ मिलकर XY गुणसूत्र बनाता है तो क्या होगा? लड़की। लेकिन अगर पिता के दोनों Y गुणसूत्र मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? पुत्र का जन्म होता है। तो यहाँ पे लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता द्वारा होता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित कारक है? विकास के लिए कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, सही है। विकास निरंतर चलता रहता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो यहाँ पे कौन सा एक कारक उचित है? तो कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो विकास होता है वो एक विशेष प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना,
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अनोन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो किसके कारण होती है? तो ये होती है किसके कारण? वंशानुक्रम वातावरण की अनोन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यानी उसकी जो विशेषता है मौखिक क्षमता वो कम है या फिर ज़्यादा है, तो ये बाद की अवस्था में रहेगी। यह बयां के महत्व पर ये कौन से बयां पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव पर, वातावरण पर, आनुवांशिकता पर, या आनुवांशिकता व वातावरण दोनों पर। तो किस पर जोर देता है? ये आनुवांशिकता पर, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं जो अपने को अपने बुजुर्ग या अपनी पीढ़ियों से मिलती आ रही होती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से जाइगोट से पैदा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस ले लो, साइको ले लो, इन जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है लेकिन बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग जाइगोट से पैदा होते हैं, जाइगोट से अलग अलग जाइगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? लेकिन है जुड़वा, ध्यान से पढ़ना, जब जुड़वा हैं लेकिन अलग अलग जाइगोट हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? सिबलिंग्स, स्पाउस, आइडेंटिक ट्विस्ट या फेटर्नल ट्विस्ट? फेटर्नल ट्विस्ट इनको कहा जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फेटर्नल ट्विस्ट इनको कहा जाता है जब जुड़वा बच्चे अलग अलग जाइगोट से पैदा होते हैं। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत कारक बच्चे के समय में से अपना प्रभाव शुरू कर देता है। विकास, वृद्धि, गर्भाधान या प्रारंभिक वर्ष। वंशानुगत कारक अपने बच्चे के खालिस्तान के समय से अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं। तो किससे शुरू कर देते हैं? गर्भाधान से, क्योंकि गर्भाधान जब होता है तभी से बच्चे में आनुवांशिक या वंशानुगत कारकों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का अपना है ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक नए अच्छे शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसमें क्या मैंने नया इंक्लूड किया है और क्या अपनी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, एंड थैंक यू द वॉचिंग द वीडियो। और तब तक बने रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा।